पहले, जिसमें आपको एराज एंड पीरियड्स याद रखने हैं। वैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, एरा एंड पीरियड। तो अगर हम सबसे ओल्ड टाइम में जाएं तो सबसे ओल्ड टाइम में हमारे पास सबसे पहला एरा था प्री कैम्ब्रियन। फिर प्री कैम्ब्रियन के बाद आया आपका पैलोजोइक एरा, देन मीजोजोइक एरा, देन सीनोजोइक एरा। इन एराज के अंदर अलग अलग पीरियड्स हैं, और फिर उन पीरियड्स में हम ये देखेंगे उस पीरियड में उस टाइम में एग्जैक्टली किस टाइप के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते थे। तो प्री कैम्ब्रियन एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैम ये एनसीईआरटी वाली जो टेबल है वही है? सॉफ्ट बॉडीड वाला क्या क्या? मैम जो एनसीईआरटी में पीरियड्स वाली टेबल है वही वाली टेबल है ये? उसी को थोड़ा सा समराइज करके बताया मैंने यहाँ पे। वो ओके। एनसीईआरटी वाले भी सारे दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, फिनिश करने के बाद फिर एक बार हम लोग एनसीईआरटी से सारे टॉपिक्स मैच करेंगे। मैम यहाँ पे प्री कॉम्ब्रिन का मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग हुई होगी मैम उससे ना। जब स्टार्टिंग होने वाली होगी उससे बिल्कुल और पहले, मैम जिस टाइम पे हमारे पास स्पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा ये वाले ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट करते थे, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स थे। पैलेजोइक का मतलब पास्ट का, मतलब पास्ट से पास्ट रिलेटेड का, होती है। एग्जैक्टली और मैम पास्ट, मेसोजोइक का मतलब मिडल से, है ना? मिडल वाला एरिया, और सीनोजोइक मतलब सबसे मॉडर्न टाइम। यस मैम। तो पैलेजोइक तो में मैम आपके सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन आया था? सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन आया था, फिर पेलोजोइक, फिर मेसोजोइक, देन सीनोजोइक। पेलोजोइक के अंदर चार अलग अलग पीरियड्स हैं। सबसे पहला पर्मियन, मतलब अगर हम लास्ट से देखें तो यहाँ पे था हमारे पास कैम्ब्रियन पीरियड, और देखो इसीलिए हमने इसको प्री कैम्ब्रियन, मतलब कैम्ब्रियन से भी पहले सॉफ्ट बॉडीड। कैम्ब्रियन के अंदर हमारे ट्राइबोलाइट्स एनिमल्स आए थे। ट्राइबोलाइट्स पता है किसी को? नो मैम। डेवोनियन, ऑर्थ्रोपोडा में आता है ये। पेनिस हो गया। मैम सॉफ्ट बॉडीड है, सॉफ्ट बॉडी। सॉफ्ट बॉडीड सही तो लिखे, अच्छा सॉफ्ट लिख दिया मैंने, सॉफ्ट बॉडीड। मैम एक्सटिंक्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते थे ना ट्राइबोलाइट्स? पेंसिल्वेनियन एंड पर्मियन, इनके अंदर किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे? ट्राइबोलाइट्स। डेवोनियन में आपके फिशेस एग्जिस्ट करते थे, फिर यहाँ पे आपके एम्फीबियंस आ गए थे, देन आपके आए रेप्टाइल्स। मीसोजोइक एरा के अंदर कौन आया? मीसोजोइक एरा के अंदर आपके तीन पीरियड्स आते हैं, क्रिटेशियस, जुरासिक डायनासोर्स। और ट्राइएसिक। जुरासिक वो पीरियड है जिसके अंदर डायनासोर्स डोमिनेटिंग थे, यस। जिसको हम एज ऑफ डायनासोर्स बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे डायनासोर्स किस पीरियड में एग्जिस्ट करते थे, जुरासिक। किस एरा में थे, मीसोजोइक। और क्रिटेशियस कौन सा पीरियड था जिसके अंदर डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे? तो इसका मतलब हम मीसोजोइक एरा को एज ऑफ रेप्टाइल्स बोल सकते हैं या एज ऑफ डायनासोर्स। यस मैम। और सीनोजोइक के अंदर आपके दो पीरियड्स आते हैं, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी। हमें याद करना है। बेटा ये याद, मतलब सारे नहीं याद करना, अभी मैं इनको ना हाईलाइट करा दूंगी, कौन कौन सी चीजें तो याद रख ही लेना, बाकी याद रहे या ना रहे वो आपके ऊपर है। दिस इज एज ऑफ बर्ड्स एंड बच्चों, आप लोगों का जो कल का टेस्ट आ रहा है ना इवोल्यूशन वाले चैप्टर से, उस टेस्ट के मेरे पास अभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, तो आई हैव नो आइडिया किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें आपके। मैम टेस्ट आप ही बनाते हो? नहीं बेटा, टेस्ट टीचर्स नहीं बनाते, टेस्ट बनाने के लिए ना दूसरी टीम होती है, कंटेंट क्रिएशन वाली टीम, वो लोग बनाते हैं।
सिर्फ हम उन लोगों को टॉपिक्स बता देते हैं। और इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने टॉपिक्स मतलब प्लानर जो बना रहता है ना, प्लानर के अकॉर्डिंग चैप्टर ले लिया। लास्ट मॉलिक्यूलर बेसिस हुआ था तो डायरेक्टली उन्होंने इवोल्यूशन ले लिया। मैम जो एक बार प्लानर बना रखा है ड्रॉपर बैच के लिए, मैम आप वो एक बार ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। उसी प्लानर को सारे टीचर्स फॉलो कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मैम आप सेंड कर देना इस बार, अभी कल ही ज्वाइन किया है ग्रुप। मैम शायद जेई वाले का अलग प्लान हो रहा है। जेई वालों का हाँ थोड़ा अलग प्लानर है, तो जेई वालों का मैं प्लानर आप लोगों को आज शेयर कर दूंगी। या फिर आप लोगों के पास वो लिंक है ना जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का लिंक्स आपको मिलता है, जावेद सर और नीलभ सर जितने भी वो प्रतीक सर हैं, यस मैम। है ना, उसी के अंदर भी प्लानर्स अटैच करा दूंगी उसको। वहीं पे मैंने आप लोगों के ना मॉड्यूल्स भी अटैच करा दिए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैम तीनों सब्जेक्ट्स के। मैम हमारे तो जो पहले टीचर्स पढ़ाते थे हम नीट वालों को, वो चैप्टर्स हुए हैं। फिर उसके बाद मैम बीच में फिर हमें जेई वालों ग्रुप में ऐड कर दिया, फिर मैम उसमें अलग चैप्टर चल रहे थे। तो मैम टेस्ट में क्या आएगा? वो मैं आप लोगों के साथ एक बार चैप्टर फिनिश करने के बाद जितने भी ड्रॉपर वाले बच्चे रुक जाना, उनको मैं सारी चीजें बताऊंगी। मैम ठीक है, मैम ये ट्राई सच पीरियड में कौन सा टेस्ट कब है मैम? देखो, विवेक कुछ बोल रहे हो आप? टेस्ट कब है मैम? बेटा एक टेस्ट तो कल है, कल के टेस्ट का सिलेबस भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, बट कल वाला ज्यादा कंपलसरी नहीं है आप लोगों के लिए। जैसे ही टेस्ट होगा ना उससे अराउंड एक हफ्ते पहले आप लोगों को बता दिया जाएगा। मैम और मैम। प्लानर भेज दीजिए एक बार। एक सेकेंड रुको। कल ना जेई वालों का तो टेस्ट है, जेई वालों के टेस्ट में बच्चों आ रहा है केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, क्वांटम नंबर, और फिजिक्स में आ रहा है वेक्टर। तो अगर ड्रॉपर वाले बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं इन वाले टॉपिक्स का, फिजिक्स में वेक्टर पढ़ लिया सबने? हाँ मैम वो 2 लेक्चर हाँ, जो मैम। लिखा है। कल इसको एंड में डिस्कस करेंगे, अभी टॉपिक पढ़ लेते हैं। यहाँ तक मेरे को बताओ जल्दी से, सबको समझ में आया या नहीं आया? मैम ये मैन वाला क्या है मैम? यस मैम। देखो आप ध्यान से समझो, याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को सीरीज याद रखनी है। सबसे पुराना प्री कैम्ब्रियन, फिर पेलोजोइक, फिर मीजोजोइक, फिर सीनोजोइक। प्री कैम्ब्रियन के अंदर आते थे सारे सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। वो कौन सा पीरियड था जिसके अंदर सारे के सारे एम्फीबियंस आते थे या फिर कार्बोनी फेरस एनिमल्स थे? वो था आपका पेनिसवेलियन। रेप्टाइल्स पर्मियन पीरियड के अंदर। एज ऑफ डायनासोर्स जुरेसिक। डायनासोर्स एक्सटिंक्ट कब हो गए थे? क्रिटेशियस पीरियड में। मैमल्स मतलब आज के टाइम में जो मैन है वो कौन से एरा में है? हम लोग सीनोजोइक एरा के अंदर है। और मैन को बोला जाता है होलोसीन इपोक के अंदर आता है। इससे नाम याद रख लेना। जैसे एरा के अंदर पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के अंदर ही इपोक आता है। एरा के अंदर पीरियड के अंदर इपोक। जैसे अगर हम बात करें एक साल होता है ईयर के अंदर मंथ्स आता है, मंथ्स के अंदर डेज आता है, डेज के अंदर वीक्स आता है। चलता है नहीं चलता? ऐसे ही है। एरा मतलब ईयर के अंदर ये मंथ्स के अंदर आपके डेज। तो आपका मैन होलोसीन इपोक वाले दिन आने स्टार्ट हुए थे। होलोसीन ऐसे याद रखना। मैन को क्या बोलता है? होमोसेपियंस। यस मैम। याद रहेगा ये एरा सबको? यस मैम। अब एनसीईआरटी ने ना एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है आपका इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स के बारे में। उन्होंने हॉर्स का इवोल्यूशन एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। इसके ऊपर क्वेश्चन कभी आ जाता है, कभी नहीं आ जाता है। मैम एवोल्यूशन ऑफ फोर्स तो नहीं दिया एनसीईआरटी में। कैटी ने नाम लिखा हुआ है इसका, और एक क्वेश्चन आया हुआ भी है इसमें। एनिमल किंगडम में एक क्वेश्चन आया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स से, प्रीवियस ईयर 18 या 19 वाले पेपर में। इसलिए यहाँ पे पढ़ाया जाता है ये, बिकॉज एनिमल किंगडम और ये वाला चैप्टर दोनों आपस में लिंक्ड है। तो सबसे पहले अब देखो, जैसे हम लोग होमोसेपियंस हैं, हम लोग मैन का इवोल्यूशन तो पढ़ेंगे ही ना। मैन का इवोल्यूशन तो है ही हमारे चैप्टर में। यस के बारे में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, जैसे मॉडर्न मैन को क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। ऐसे ही मॉडर्न हॉर्स को हम बोलते हैं इक्वस। सिर्फ ये क्वेश्चन आया हुआ है एक, मॉडर्न हॉर्स। अगर हम इसका सीक्वेंस देखें, जैसे हम इवोल्यूशन ऑफ मेन का देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आए थे इयोहिप्पस, फिर इयोहिप्पस से आप क्या है? मीजोहिप्पस,
एक क्वेश्चन इसका सीक्वेंस पे भी आ जाता है, मीजो देन मियोहिपस। मैम केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? अरे बाद में करेंगे सारी बातें, रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है ऐसे बीच बीच में हम लोग करते हैं। फिर लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट रिकॉर्डिंग से करेगा तो उसको देखो कितना ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें सुननी पड़े। देन फ्लियोहिपस एंड देन इक्वस। मैम अब जो यहाँ हॉर्स पे का इवोल्यूशन है, मैम जो हॉर्स का इवोल्यूशन हुआ था मैम, वो क्रॉस ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब हम कह सकते हैं कि जब ब्रीडिंग उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई होगी तो उनमें इवोल्यूशन आया होगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं आया था, जैसे मेंस का इवोल्यूशन होता है डायरेक्टली वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, ऐसा ही इनका हुआ था। अगर हम इसमें बात करें ना, सबसे पहले जो इयोहिपस मीजोहिपस है ना, जैसे हम लोगों के हैंड्स में और लिम्स में क्या क्या होता है, 5 फिंगर्स होती हैं। क्या हॉर्स के अंदर भी ऐसा होता है? नो मैम। हॉर्स के अंदर ऐसा नहीं होता। हॉर्स के अंदर क्यों नहीं वैसा होता? क्योंकि जो इनिशियल वाली स्टेजेस थी उसके अंदर फिंगर्स होते थे, डिजिट्स होते थे। लेकिन जैसे ही आपका प्लियोहिपस आया, प्लियोहिपस के अंदर सारे डिजिट्स ने क्या करा, आपस में फ्यूज करके एक सिंगल टो बना लिया। तो प्लियोहिपस हमारे पास फर्स्ट वन टोड हॉर्स हम इसको बोलते थे। ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पे, मॉडर्न हॉर्स और फर्स्ट टो हॉर्स कौन होता है। ठीक है। बस ये चीज याद रखना। और लास्ट वाले में भी मैंने आप लोगों को जो जो चीजें समझाई उन वाले पॉइंट्स को याद रखना है आप लोगों को। रख लोगे इतना तो छोटा सा काम। यस मैम। मैम टोइड हॉर्स का मतलब? वन टो हॉर्स नहीं देखा कभी? हॉर्स के पैर देखा है? यस मैम। तो क्या होता है, एक ही तो फिंगर होता है ऐसे, और किसी किसी की साइड में से छोटी सी भी होती है। यस। जो इनके एंसेस्टर्स में बताता है कि भाई एंसेस्टर्स में इनके जो टोज थे वो फ्यूज नहीं थे, ऐसे होता है ये, देखना कभी ध्यान से। तो कल मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? कल हम लोगों ने थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में सबसे पहले लेमार्क की थ्योरी पढ़ी थी। लेमार्क साइंटिस्ट ने ये बोला था कि भाई जो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसमिट होते हैं। इनहेरिटेड या फिर एक्वायर्ड कैरेक्टर, वेरी गुड। एंड उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फिर उसी बात के 4 पोस्टुलेट्स हमको दिए थे, लेकिन फिर बेसमेंट साइंटिस्ट आए और माइस की वाला एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, और माइस एक्सपेरिमेंट करके तो रॉन्ग प्रूफ कर दिया। भाई ऐसा नहीं होता। फिर हमारे पास डार्विन साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Selection. एंड डार्विन ने ही एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। Species. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, जैसे हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, टोटल Yes, नंबर ऑफ जो रिसोर्सेज होता है वो हमारे पास Limited लिमिटेड है, होते हैं, हर कोई Limited. स्ट्रगल करता है एग्जिस्ट करने के लिए, इसके Yes. बीच में कॉम्पिटिशन होते हैं, Survive मैम. इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन और इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। अगर हम बात करें जो इवोल्यूशन आता है आज के टाइम में, आई गेस कल की क्लास में भी किसी ने पॉइंट रेज किया था कि जो इवोल्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा इंट्रा की वजह से होगा, इंटर की वजह से होगा। इंटरव्यूज हो. इंटर की वजह से, इंटर स्पेसिफिक की वजह से। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन बन के आता है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी। इंडस्ट्रियल 2 की कॉन्सेप्ट्स देखे थे डार्विन थ्योरी के। कौन सा? ब्रांचिंग डिसेंट, और ब्रांचिंग डिसेंट ही हमको पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है। देन नेचुरल सिलेक्शन हमने देखा था, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन जो मेरे को बताता है, एक पैटर्न बताता है, एक मैकेनिज्म बताता है। फिर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म देखा था। मेलेनिन समझते हो? अच्छा वो जो पेपर्ड मोथ था उसमें जो लाइट कलर वाली थी उनको नॉन मेलेनाइज बोल सकते हैं ना। यस और जो डार्क कलर वाली, बिकॉज डार्क कलर किसकी वजह से होता है, जिसके अंदर इतना ज्यादा मेलेनिन का सिक्रीशन होता है। मेलेनाइज्ड मोथ हम उनको बोल सकते हैं ना, मेलेनाइज्ड मोथ, है ना ये। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था आपका ह्यूगो डे व्रीज का म्यूटेशन थ्योरी। इसके ऊपर उन्होंने वर्क किया था, इवनिंग और इन्होंने ही इवोल्यूशन के लिए एक टर्म यूज किया था, क्या? सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होगा, वेरिएशन लार्ज होगा, रैंडम होगा, जर्की प्रोसेस होगा। ये तक क्लियर? लेकिन डार्विन ने इसका जस्ट अपोजिट बोला था।
अब इसी के बेसिस पे आपने जो लेमार्क का कल थ्योरी, सॉरी लेमार्क नहीं, ह्यूगो डिवरीज का जो थ्योरी पढ़ा ना, इसी के बेसिस पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं हमारे पास यहाँ पे, जीन फ्लो एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है समझने में, होता नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो समझो व्हाट इज जीन पूल। जीन का ट्रांसफर हो। जीन पूल का मतलब क्या है? बहुत डेफिनेशन सारे लिखिए। जीन और एलील प्रेजेंट। कितने टोटल जीन्स प्रेजेंट है एक पॉपुलेशन के अंदर, उसी को तो जीन पूल बोलेंगे। यस Yes, मैम। ma'am. Total number of टोटल alleles. कलेक्शन ऑफ होल जीन्स इन अ पॉपुलेशन, तो उसको हम जीन पूल बोल रहे हैं। अब जीन मैम फ्लो का मतलब क्या हुआ? मैम सेम जीन्स बोल सकते हैं, सेम काइंड ऑफ जीन्स, क्योंकि एक पॉपुलेशन के अंदर तो सेम काइंड ऑफ जीन ही होंगे ना, क्योंकि इस पॉपुलेशन के अंदर सेम काइंड ऑफ जीन, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सारे के सारे सेम ही टाइप के जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो वो सारे के सारे जीन्स का कलेक्शन, कलेक्टिव फॉर्म में, उसको जीन पूल बोलते हैं। ठीक है। अब जीन फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है? कुछ चेंज हो जाना, चेंज होना। लेट्स सपोज मेरे पास दो पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है, एक ये पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर सारे इंडिविजुअल रहते हैं ब्लू आईज वाले, इस पॉपुलेशन के अंदर रहते हैं सारे ब्राउन आईज वाले। अब क्या हुआ, इस पॉपुलेशन में से एक ब्राउन आई इंडिविजुअल निकल के दूसरी पॉपुलेशन में ट्रांसफर हो गया। दिस इज पॉपुलेशन 1, दिस इज पॉपुलेशन 2, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो और ये माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। तो क्या होगा, आपका जो ब्राउन आई वाले इंडिविजुअल्स थे, ब्राउन आई के जो ऑर्गेनिज्म है, अब वो धीरे धीरे ब्लू आई के अंदर भी आके चेंज हो रहा है, मतलब ट्रांसफर हो रहा है। फिर ब्राउन आई और ब्लू आई वाले जब आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, चांसेस है वो आपके ब्राउन भी हो सकते हैं। अगेन वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट। तो इसी के अंदर जो जीन है उसके अंदर एक फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है? जीन पूल के अंदर चेंजेस आ रहा है। यहाँ क्या Yes, हुआ, ma'am. हमारा माइग्रेशन हुआ या नहीं हुआ? माइग्रेशन ऑफ Yes, ma'am. इंडिविजुअल। इसी माइग्रेशन की वजह से क्या आएगा हमारा? चेंजेस इन जीन पूल आएगा। जीन के अंदर चेंजेस आए। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज का एक जगह से निकल के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। और यहाँ पे क्या था? माइग्रेशन। माइग्रेशन में देखो, ब्लू आई वाले ब्राउन आई के पास भी जा सकता है, ब्राउन आई वाले ब्लू के पास भी जाएंगे। जीन के अंदर एक फ्लो बन रहा है। फ्लो मतलब एक बैलेंस टाइप से भी टर्म यूज करता है ना, यस मैम। Yes, sir. मैम और इक्विलिब्रियम drift का- कह सकते हैं एक तरीके से। इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? या तो लेफ्ट ही साइड शिफ्ट हो जाना, एकदम ड्रिफ्ट कर जाना, या फिर राइट ही साइड ड्रिफ्ट कर जाना। मतलब ऐसा हो सकता है ब्राउन आई में से सारे निकल के ब्लू के अंदर चले जाएं, परमानेंटली शिफ्ट हो जाए वहां पे। यस मैम। हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो लेट्स सपोज ऐसे ही हमारे पास वो एग्जांपल ले लो कि एक छोटी सी पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के अंदर कोई एक कोई डिफरेंट जीन वाला इंडिविजुअल आके रहने लग गया, डिफरेंट जीन वाला इंडिविजुअल, एंड वो वहीं आके रिप्रोडक्शन कर रहा है उसी स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर। तो उसी स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर उस जीन की एक अलग वैरायटी, एक नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? यस मैम। Yes, ma'am. बन जाएंगे, नहीं? तो इसको बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब जीन की फ्रीक्वेंसी के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाए। और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा रैंडम होगा। यस इसके अंदर हुआ क्या? चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आए। मैम ये तो हार्डी विजनबर्ग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ना? लेकिन वो थोड़ा सा अलग भी बोलता है, उसके और भी पॉइंट्स है। ये बोलते हैं कि चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आ गए बाय चांस। बाय चांस मतलब रैंडमली हुआ है चेंज। अचानक से कोई इंडिविजुअल आके स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर शिफ्ट हो गया, वहीं पे वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसी के जीन्स के अलग अलग वैरायटीज बन जाएंगी। तो एक टाइप से उसका एक छोटी सी फैमिली वहीं पे डेवलप हो जाएगी, उसकी अलग से एक जीन पूल वहां पे डेवलप हो जाएगा उसका। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट आता किसकी वजह से है?
कोई इंडिविजुअल एरिया वेरिएशंस की वजह से। माइग्रेशन की वजह से आया, ज्योग्राफिकल चेंजेस की वजह से आया, और नेचुरल सिलेक्शन। कॉलिमिटी की वजह से आया। नेचुरल कॉलिमिटी के अंदर दो टॉपिक्स आते हैं, एक आता है आपका बॉटल नेक इफेक्ट और एक आता है आपका फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट तो देखो हमें यहीं से समझ में आ रहा है कि भाई एक इंडिविजुअल बाहर से आया और उसने एक अपनी ही कम्युनिटी बना ली स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर, और उस स्मॉल पॉपुलेशन को फाउंडर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, एक टाइप से राजा बन जाएगा, क्योंकि वो Yes. सारे के सारे जीन्स उसी से ही आए हैं निकल के, इसी को फाउंडर बोलेंगे। बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब क्या है? बॉटल नेक इफेक्ट जैसे कि सपोज करो ये हमारे पास एक बॉटल है, बॉटल का नीचे वाला पार्ट वाइड होता है और जो नेक वाला पार्ट होता है नैरो होता है। Yes. तो ये बोलते हैं कि भाई किसी भी पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारी वैरायटीज जो होती हैं जीन्स की प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज, लेकिन उन वैरायटीज ऑफ जीन्स में से कुछ ही वैरायटी होती है जीन की जो एग्जिस्ट कर पाती है बिल्कुल इतना, जैसे बॉटल का बॉटम वाला पार्ट ब्रॉड होगा उतने टाइप के जीन्स, और जितना नेक नैरो वाला पार्ट है उतने ही जीन्स एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये छोटा सा इफेक्ट बताता है बॉटल नेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। क्वेश्चन नहीं आते इसमें, सिर्फ ये पूछ लेते हैं बॉटल नेक इफेक्ट कौन सा इफेक्ट एक्सप्लेन करके देता है। क्या एक्सप्लेन करके देता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। या फिर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक पॉपुलेशन के अंदर, ये हमारे पास एक बड़ी सी पॉपुलेशन थी, मतलब हमें कंसीडर स्मॉल पॉपुलेशन करता है, लेकिन उस स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे जीन्स होंगे, लेकिन कोई फाउंडर आया बाहर से आया तो अपना ही एक अलग से एक कम्युनिटी बना लेगा। वो स्मॉल जरूर रहेगी लेकिन एक डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी डेवलप होगी, क्योंकि वहां का एक फाउंडर बन जाएगा अलग से। ऐसे भी इसको एक्सप्लेन करके दे। जेनेटिक ड्रिफ्ट को बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट दो इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। जीन फ्लो सिंपली आपका माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स बिटवीन टू डिफरेंट पॉपुलेशंस आता है। एज मच Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्योर। मैम फाउंडर इफेक्ट भी एक्सप्लेन कर दो। फाउंडर इफेक्ट का मतलब है कि किसी एक पॉपुलेशन से निकल के एक अलग से पॉपुलेशन में इंडिविजुअल आके रहने लग गया, वो वहीं पे रह गया है पूरी तरीके से, मतलब वहीं पे स्टेबलाइज हो गया है, तो वहीं पे अब वो अलग जीन का था, कोई डिफरेंट जीन लेके आया था, अब वो वहीं पे रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोडक्शन करने से उसी की जीन्स के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, तो उसी के टाइप के जीन के बहुत सारे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे उसके एरिया के अंदर, तो उसके जीन की एक अलग से कम्युनिटी बन जाएगी। इसी को हम फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे, बिकॉज फाउंडर बन चुका है वो एक जीन का वहां पे। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, sir. अब अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कोई भी नई स्पीसीज या फिर एक नई टाइप का जीन आना किसी पॉपुलेशन के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर द एडिशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज? पहला जीन जेनेटिक माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन। सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। थर्ड म्यूटेशन की वजह से। फोर्थ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से। फिफ्थ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। क्या बोला मैंने आपको? मैनी फैक्टर्स आर। मैम जो आपने वो हॉर्स के डिफरेंट स्टेजेस बताए थे वो लर्न करना है क्या? कौन से? मैम जो वो आपने हॉर्स के बनाए थे ना अभी बॉक्स के अंदर। यस मैम। स्टार्टिंग के दो याद रखो। Bacteria responsible for formation factors हैं gene flow, Gene flow, gene drift, mutation, natural selection. mutation, natural selection, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। बच्चे चैप्टर फिनिश करने के बाद तो हमारा इकोलॉजी बच जाएगा ना बस। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
बस ये चैप्टर फिनिश करके हम लोग 11 स्टार्ट कर दें। मैम 11th का हाँ करवा दिया अभी तक? क्या क्या? मैम आपने क्या क्या करवा दिया? मुझे लगा 9:30 की क्लास है, इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया। अभी तक तो सिर्फ 2 ही पॉइंट्स कराया, जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसका एक स्टार्टिंग वाला रिकॉर्डिंग देख लेना 15 मिनट्स। ओके मैम। बताया कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है एक नई स्पीसीज के ऐड होने के लिए, एक नई स्पीसीज के बनने के लिए। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वो वाला, जेनेटिक वेरिएशन मियोसिस में जो रिकॉम्बिनेशन होता है, अननेचुरल सिलेक्शन में। बताइए अब जो म्यूटेशन प्रोसेस है ना, देखो हमने जीन फ्लो पढ़ लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ लिया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम लोग मियोसिस में भी पढ़ लेते हैं, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने एक्सप्लेन करके दे दिया। अब बचता क्या है जो हमने पढ़ा नहीं अब तक इसमें? म्यूटेशन। अब जरा एक बार म्यूटेशन को भी देख लेते हैं। म्यूटेशन को एक्सप्लेन करके दिया था हमारे एक साइंटिस्ट ने बाय एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट थे लिडरबर्ग। मैम अभी स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर भी बच रहा है। यस मैम। उसको भी फिनिश करेंगे साथ से, फिर ये कॉलेज इम्पैक्ट, मतलब उसको बाद में करेंगे, अभी नहीं, बिकॉज अभी टेस्ट में आने में तो काफी टाइम होगा ना उसमें। अभी तो इवोल्यूशन का टेस्ट हो रहा है, इवोल्यूशन के बाद कौन सा आता है सीरीज में अगर? मैम तो मैम इसका ऑफलाइन टेस्ट होगा हमारा। माइक्रोब्स बहुत सारे बच्चे स्ट्रेटजीज वाला बात पे कर लेंगे, अभी पहले 11 स्टार्ट कर लेंगे। मैम न्यू बुक में सभी हो गए। ऑफलाइन टेस्ट होगा हमारा डायरेक्ट। तो क्या इसके बाद तो ऑफलाइन टेस्ट होगा ना हमारा। अपना टेस्ट मतलब? ऑफलाइन 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 टेस्ट होगा मैम। ऑफलाइन टेस्ट में उन्होंने ना कहा था ना 25 के बाद ही होगा, 25 अगस्त के बाद। हम मैम सेकंड तो वही हो गया। ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करके आए थे ऑफलाइन टेस्ट में। अकॉर्डिंग टू द जितने बच्चे आए थे ना, वहां पे सिर्फ 3 या 4 ही बच्चे क्वालिफाई कर रहे थे टेस्ट। मैम आपने तो बोला 8 बच्चे कर रहे थे। अरे वो 8 बच्चे उस बेसिस पे थे ना, जिन्होंने, कुछ बच्चे ने क्योंकि ऑनलाइन दिया था, कुछ ने ऑफलाइन दिया था। जो बच्चे वहां पे एग्जैक्टली थे, वहां पे आई गेस मुझे बताया गया कि उन लोगों ने पूछा भी था कि कितने 400 प्लस मार्क्स है, तो सिर्फ 2 या 3 ही बच्चे थे। नहीं मैम उन्होंने 500 पूछा था, 400 नहीं पूछा। 500 पूछा था ना। उसने पूछा तो इसमें फिर उनको लगा कि यार लाइन टेस्ट कराना ज्यादा वर्थ नहीं है, बच्चे तो वैसे भी टेस्ट ही देते। बट फिर भी हमने उनको कन्विंस किया, फर्स्ट टाइम था, थोड़ा बच्चे नर्वस भी हो गए, एंड थोड़ा सिलेबस भी टेस्ट के बारे में भी एटलीस्ट 10 या 15 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए, उनको टाइम भी इन्फॉर्म किया गया। इस टाइप के एक्सक्यूजेस थोड़े दिए हमने, लेट्स सी करता है नहीं करता है। देखो लिडरबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया, समझना इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया। उन्होंने कॉलोनी डेवलप कराया, एंड इस कॉलोनी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया थे वो सब ड्रग सेंसिटिव थे। ड्रग सेंसिटिव, ड्रग सेंसिटिव का मतलब है कि अगर मैं इसके अंदर ड्रग डालूंगी तो सारे बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सेंसिटिव। तो मैंने क्या किया, इसी कॉलोनी को बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो कराया, बहुत सारी जनरेशन तक मैंने इसको ग्रो कराया, और फिर मेरे पास ये एक कॉलोनी बन के आई। फिर क्या किया, इसमें से सारे बैक्टीरिया को निकाला मैंने और एक पेट्री डिश के अंदर रख लिया। 1 2 3 4, लेट सपोज मैंने अब यहाँ पे 4 बैक्टीरिया ले लिए, ठीक है। अब इन 4 बैक्टीरिया को जिस पेट्री डिश में रखा, दिस नोन एज बैक्टीरियल कॉलोनी विदाउट एनी ड्रग। इसके अंदर मैंने अभी कोई ड्रग नहीं डाला, क्योंकि देखो इनिशियली मैंने क्या लिया, ऐसे बैक्टीरिया लिए जो ड्रग सेंसिटिव है, जिनके ऊपर ड्रग का इफेक्ट पड़ेगा। समझ रहे हो ना ये? यस यस मैम। अब हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उनको बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो कराते चले गए, कराते चले गए। अब बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो कराने के बाद मैंने 2 पेट्री डिश ले लिए, सपोज एक पेट्री डिश के अंदर मैंने बैक्टीरिया रख लिए जिसके अंदर कोई ड्रग नहीं डाला। फिर इन्हीं बैक्टीरियाज को, या फिर ऐसे समझ लो 2 पेट्री डिश रख लिया अलग अलग, एक के अंदर ड्रग नहीं है, एक के अंदर ड्रग है। इसके अंदर मैंने ड्रग ले लिया, ड्रग कौन सा ले लिया, कोई भी, पेनिसिलिन ले लो, चलो पेनिसिलिन।
एंटीबायोटिक। फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था ना इसको, यस मैम। किस बेसिस पे किया था, किसकी हेल्प से किया था, किसके ऊपर वर्क करते टाइम? स्टेफाइलोकोकस। यस मैम। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, इन चारों बैक्टीरिया में से जब हमने देखा कि भाई जब मैंने इसको एक ड्रग के अंदर डाला तो इसमें से 1 और 4 की तो हो गई डेथ, बचा कौन सा 2 और 3। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि भाई जब हमने बहुत सारे जनरेशन तक ग्रो कराया 2 और 3 ने अपने अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डेवलप करा लिया। यस मैम। और ये जीन किसकी वजह से आया होगा? म्यूटेशन की म्यूटेशन की वजह से आया होगा। तो बताया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दे कि म्यूटेशन हो सकता है। यस। ठीक है, यस मैम। चलो फिर लिडरबर्ग। अच्छा, इसके कॉन्क्लूजन्स तो आप लोग लिख ही लोगे, वैसे कॉन्क्लूजन में ज्यादा कुछ नहीं आता, सिर्फ यही पूछते मतलब एक्सपेरिमेंट में पहला क्वेश्चन तो देखो याद आता है कि भाई म्यूटेशन को एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया। तो किसने प्रूव किया? लिडरबर्ग साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिया। और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये बोला कि भाई जो हम लोगों ने एनवायरमेंट चेंज किया बैक्टीरिया के आसपास का, उसकी वजह से मतलब 2 केसेस आए यहाँ पे कि इन्वायरमेंट चेंज करने की वजह से म्यूटेशन आया या फिर इनके अंदर एक अडेप्टेशन की वजह से म्यूटेशन आया। अडप्टेशन की वजह से। क्योंकि सिर्फ कुछ ही स्पीसीज ने अपने अंदर अडेप्टेशन किया, तभी तो 1 और 4 वालों की डेथ हो गई, 2 और 3 वाले बच गए। तो इनके अंदर अडेप्टेशन हुआ, इन्होंने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया। तो अगेन यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा नेचुरल सिलेक्शन वाला कॉन्सेप्ट दिख रहा है हमको या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है मैम। है ना, अगेन यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन है। अब नेचुरल सिलेक्शन इतना सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, अब नेचुरल सिलेक्शन आते हैं हमारे पास 3 टाइप के प्रोसेस होता है कि किस टाइप से नेचर सेलेक्ट कर रही है, नेचर का को भी सेलेक्ट कर रही है जब ऑर्गेनिजम्स को, उसके पीछे भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहला स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एक क्वेश्चन तो होमोलोगस एनालोगस से आता है, बताया था ना, एक क्वेश्चन होमोलोगस एनालोगस से, एक क्वेश्चन एडेप्टिव रेडिएशन से बताया था आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आएगा। ठीक है, ये नीट की बात कर रही हूँ, संडे वाले टेस्ट का मुझे कोई आइडिया नहीं कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा उसमें। यस मैम। बट हाँ, हम लोग चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जितना भी एनसीईआरटी बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सारे आप लोगों के हो जाए। 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे क्या है देखो, फर्स्ट वाले में स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में आप क्या देख रहे हो कि भाई हमारे पास नेचर किसको सिलेक्ट कर रही है, नेचर सिलेक्ट कर रही है जो कि मीन वैल्यू पे है, यस मैम। इधर लोअर वैल्यू इधर हायर वैल्यू, बीच में है मीन वैल्यू। नेचर सिर्फ और सिर्फ मीन वैल्यू वाले इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रही है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में नेचर सिर्फ और सिर्फ हायर वाले मतलब एक डायरेक्शन वाले इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रही है, एक डायरेक्शन। देखो ये तो हमारे पास इंडिविजुअल्स का ग्राफ है, और ये जो डार्क से दिखाया हुआ है ना, ये वाला आपका कौन सा है, ये वाला नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया। तो नेचर ने मीन वैल्यू को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे नेचर ने एक डायरेक्शन में सिलेक्ट किया। और डिस्क्रिप्शन सिलेक्शन में नेचर ने क्या किया, कुछ तो इंडिविजुअल्स लोअर वाले ले लिए, कुछ हायर वाले ले लिए। ग्राफ डिस्टरप्ट हो गया नहीं हो गया? यस मैम। आ रहा है सबको समझ में? सिर्फ ग्राफ देके भी पूछ लेंगे आप लोगों से, स्टेटमेंट देके भी पूछ लेंगे कि किस टाइप का नेचर का सिलेक्शन है, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज दिस, इसके ऊपर क्वेश्चन। हाँ हाँ बोलो मैम, एक बार ये रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। बेटा। नेचर किस टाइप से सिलेक्ट कर रही है, लेट्स सपोज, देखो क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा अभी आप लोगों को, ये ग्राफ से थोड़ा सा नहीं समझ में आना, अभी क्वेश्चन कराऊंगी उससे समझ में आ जाएगा। आप पीके डायरन है और इसको छोड़ो, ये डायरेक्शनल वाला इसके क्वेश्चन दिखाते पहले मैं। मैम चैप्टर खत्म? नहीं नहीं, है बहुत। तो बहुत है। इसके वाले टॉपिक के क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले हुए हैं बिकॉज इस वाले से क्वेश्चन आता है ना। देखो 19 में आया हुआ क्वेश्चन, देखना जरा इस बार इस क्वेश्चन को पढ़ना एक बार।
इन अ स्पीसीज द वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न, एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसका जो वेट है 2 से 5 kg तक है। ध्यान से समझना। अब क्या हुआ कि भाई 97% जो न्यूबॉर्न है, 97% जो इंडिविजुअल हैं वो कौन से वेट के हैं? 3 से 3.3 kg के हैं, जबकि वेरस 99% जो इन्फेंट हैं वो बॉर्न हो रहे हैं कौन सी एज के? वेट फ्रॉम 2 से 2.5 यस मैम। या फिर 4.5 से 5 kg वाले। विच टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस? किस टाइप का selection? स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और लास्ट वाले से क्या पता चल रहा है? 99%। 90 तो शिफ्ट हो रहा है, तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन। मैम Directional उसमें मैम उसमें 97% वाले लिव कर रहे हैं और 99% वाले डाई हो रहे हैं। वही ना, तो अब कौन से वाले को कंसीडर करोगे आप यहाँ पे? मैम 97 वाले को। 99 वाले को क्यों नहीं करोगे? मैम क्योंकि वो डाई हो रहे हैं क्योंकि वो डाई हो रहे हैं। एग्जैक्टली, उनको नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही है। अब बच्चे पता है इस वाले क्वेश्चन में क्या गलती करके आए थे 19 वाले बच्चे? उन्होंने देखा कि भाई 97% 99%, तो नेचर तो 99% वालों को देख रहा है। अब इन्होंने देखा कि भाई 2 से 2.5, मतलब हमारे पास जो ग्राफ है वो ऐसे है। अगर आपको मैं ग्राफ वाले पॉइंट से समझाऊं ना, ऐसे लाइन ही कभी सही नहीं बनती है। 3, 4, 5 ग्राफ ऐसे है अभी इन्फेंट्स का। अब नेचर ने जो सेलेक्ट किया, नेचर ने 2 से 2.5 वाला सेलेक्ट किया, 2 से 2.5 वाला सेलेक्ट किया, और फिर 4.5 से 5 वाला सेलेक्ट किया। ये वाला ग्राफ कैसा दिख रहा है? डिस्ट्रप्शन वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? लेकिन ये तो डाई हो रहा है, इनको तो नेचर सिलेक्ट ही नहीं कर रही है। तो हमको कौन से देखना है? नेचर किसको सिलेक्ट कर रही है? तो 3 से 3.3 वाला, तो ये 3 से 3 वाला। यहाँ पे कौन सा ग्राफ दिखेगा? मिड में दिखेगा ना बिल्कुल, ग्रीन वाला। तो ये कौन सा ग्राफ होगा? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और अगर यहाँ पे ये बोल देते कि भाई 97% जो इंडिविजुअल हैं वो है आपके 4.5 वाले, तो ग्राफ एक साइड शिफ्ट हो जाता सारा। यस उसको क्या मैम। बोल देते? डायरेक्शनल। और अगर वो बोल देते भाई 2.5 वाले सरवाइव कर रहे हैं, तब भी उसको डायरेक्शनल बोल देते। और साइक्लिक सिलेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। यस मैम। कैसे करोगे इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो मनीषा तुम्हारा क्वेश्चन था ना वो हार्डे वेनबर्ग वाला, वो भी क्वेश्चन यहीं पे करा दूंगी अभी। यस मैम। देखो इसको, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। हाई यील्डिंग वाला मिल्क आउटपुट हमें देखना है। डायरेक्शन। हाई यील्डिंग डायरेक्शनल होगा ना। अगर ये बोलते भाई हाई नहीं चाहिए हमको, तो एवरेज चाहिए, तो स्टेबलाइजिंग कर देते। यस मैम। और इनको हायर चाहिए तो हायर वाला डायरेक्शनल होगा। एज इट पुश द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। करेक्ट आंसर विल बी ए। ये वाला क्वेश्चन देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा किस पॉपुलेशन के अंदर होता है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। लार्ज में होता है या स्मॉल में? एग्जैक्टली, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर। यस मैम। चलो अब हार्डे वेनबर्ग इक्वेशन समझते हैं। ये वाले सारे ग्राफ्स आप लोगों को समझ में आ गए हैं इसके अंदर क्या हो रहा है? हार्डे वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब ये क्या बोलता है? ये भी सारा का सारा वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी वगैरह ये वाली सारी चीजें हमको बताता है। इट सेज दैट एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, कि भाई किसी पॉपुलेशन के अंदर जो एलिल्स की फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल और कांस्टेंट रहती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। अगर हमारी पॉपुलेशन के अंदर डिस्टर्बिंग फैक्टर्स ना हो तो
स्टेबल रहेगी। और अगर डिस्टर्बेंस आ गई, डिस्टर्बिंग फैक्टर्स आ गए, तो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल हो जाएगी। एंड जीन पूल तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, जीन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीन पूल जो होता है हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। किसी भी पॉपुलेशन की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उसका सम हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है। इसकी इक्वेशन इन्होंने लिख के दिया है p² प्लस q² प्लस 2p इज इक्वल्स टू 1। One. ये इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है आपका? ये है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलेगा आपको, अकरेंस ऑफ एलील्स ऑफ जीन या फिर लोकस या फिर किसी इंडिविजुअल। कितने एलील्स या फिर कितना जीन्स या लोकल्स, उन सबकी फ्रीक्वेंसीज है। अब यहाँ पे जो मेरे को पी है, पी क्या बताता है? पी हमको बताता है हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट। क्यू हमको बताता है जाएगा होमोजाइगस रिसेसिव। एंड पीक्यू हमको बताता है होमोजाइगस रिसेसिव हेट्रोजाइगस भाई, और हेट्रोजाइगस में तो डोमिनेंट रिसेसिव कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसको लिख लो जल्दी से, इसी वाले पार्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आप लोगों के यहाँ से। ओके मैम। क्या ना? अब ये बोलते हैं कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर, वो फैक्टर कौन से हैं जो हमारी इस एलिलिक फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है। मतलब हार्डे-वेनबर्ग ने एक चीज ऐसी मैम इक्वेशन वही दी थी। 5 फैक्टर्स है जो आपने पहले लिखवाए थे। हाँ, वही फैक्टर्स है एग्जैक्टली। पहला फैक्टर भाई ये बोलते हैं कि म्यूटेशन नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन के अंदर, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। और वो देखो स्टार्टिंग वाले फैक्टर किस लिए थे? एक न्यू स्पीसीज के बनने के लिए। और ये बोल रहे हैं कि भाई पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा। भाई चेंज तो आएगा ही नहीं अगर कोई नई स्पीसीज बनेगी ही नहीं। तो नई स्पीसीज बनने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उन सारे फैक्टर्स को हटा दो, हमारा इक्विलिब्रियम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट, recombination, gene migration, natural selection। जब तक ये फैक्टर्स नहीं आएंगे किसी पॉपुलेशन में तब तक वो इक्वेशन कांस्टेंट रहेगी, अनलेस नहीं रहेंगी। अब आप खुद देखो भाई, क्या हम म्यूटेशन को रोक सकते हैं? चलो जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम रोक सकते हैं, जीन फ्लो को रोक सकते हैं, क्या रिकॉम्बिनेशन को हम कभी रोक सकते हैं? नहीं मैम, नहीं रोक सकते। और एक और चीज ये बोलते हैं कि भाई आपका एक और चीज, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मैम नहीं होनी चाहिए। रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, लेकिन वो रैंडम मैटिंग में ये सारे के सारे फैक्टर्स एब्सेंस होने चाहिए, 5 फैक्टर्स। अगर रैंडम मैटिंग होगी तब भी कभी भी इक्विलिब्रियम आपका कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। हाँ मैम। इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आता है, रैंडम मैटिंग नहीं होनी चाहिए। मैम रैंडम मैटिंग अगर होगी तो उसमें ये सारे मतलब कि जितने भी दे रखे हैं ये सब हमारे एब्सेंस होंगे। अगर रैंडम मैटिंग होगी तो भाई वहां पे तो जेनेटिक ड्रिफ्ट सारे के सारे प्रोसेस आ ही सकता है खुद से। अगर किसी देखो, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर रैंडम मैटिंग हो रही है तो हम इन वाले फैक्टर्स को नहीं देखेंगे, डायरेक्टली बोल देंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रहेगा। और रैंडम मैटिंग अगर नहीं हो रही है तो हम इन वाले फैक्टर्स को चेक कर लेंगे कि म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, रिकॉम्बिनेशन है, जीन माइग्रेशन है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैम नहीं होनी चाहिए ना? हाँ, ये सब नहीं होने चाहिए, हाँ एब्सेंस ठीक है। होने चाहिए, एब्सेंस। आया समझ में? यस मैम।
हाँ मैम। अब क्वेश्चन देखो इससे। अजीम लोकस, आपका ये क्वेश्चन था ना सेम मनीषा? यस मैम ये मैम इसका ये ऑप्शन होगा। भाई सॉल्व तो कर लो, 2019 का क्वेश्चन है। मैम अजीम मैंने कर लिया लोकस सॉल्व। has two alleles, दो एलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 0.4, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस? होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब मेरे को कैपिटल ए की निकालनी है, यस मैम और मेरे को हेट्रोजाइगस मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है, और होमोजाइगस रिसेसिव मतलब मेरे को स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी बतानी है। कर दो। स्मॉल ए दे रखा है, स्मॉल ए 0.4 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा? 0.16 0.76। 0.16 हो जाएगा। कैपिटल ए किसमें दे रखा है? बी में नहीं दे रखा, बी कट कर दो। में दे और कैपिटल ए स्मॉल ए कैसे निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1 1 मैम। 1 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा? 0.6। 0.6 तो स्मॉल ए कितना हो जाएगा? 0.36। किसमें दे रखा है 0.36? यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। मैम सी ऑप्शन है। सी होगा मैम 0.4 इंटू 0.66 हो जाए 24। कितना इजी क्वेश्चन है, हाँ मैम। यस मैम अब इजी लग रहा है और देखने में डिफिकल्ट लग रहा था ना, तो ये मनीषा यस मैम मैम हेट्रोजाइगस के केस में 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी? एक सेकंड हेट्रोजाइगस, मैम, हाँ सी हेट्रोजाइगस, मैम डी होना चाहिए। मैम हाँ B हेट्रोजाइगस के होल केस में स्क्वायर 2 है से ना? मल्टीप्लाई होगी। मैम कैपिटल स्मॉल है मांगा है ना उधर, तो कहाँ पे? मैम ब्रैकेट में लिखा तो है ऑप्शन में। कैपिटल ए और स्मॉल ए तो 2PQ ही होता है ना मैम, तो 2 से multiply कैपिटल ए तो होगा। स्मॉल ए 2, ये तो सिर्फ 0.24 ही होगा। अगर यहाँ पे आगे 2 लिख देते तब हम 0.48 लगा देते, वो वाला नीचे वाला लगा देते, और नीचे वाला तो फिर नीचे वाला हाँ आ सकता था 0.36। मैम 0.48 वाला नहीं लेंगे फिर इसमें? नहीं सीख लेंगे। अच्छा देखो ये मल्टीप्लाई 2 वाला भी एक क्वेश्चन। 2PQ होता है ना क्या मैम, हेट्रोजाइगस तो 2PQ होता है ना, तो वही आएगा 0.48 ही तो आएगा। यस मैम डी क्यों होगा आता है? मैम P प्लस Q का होल स्क्वायर होता है ना? यस मैम एक बार फिर से बता दो ये। मैम क्योंकि टोटल तो फिर भी 1 ही आना चाहिए। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1, ये होते हैं हमारे इक्वेशन। p का स्क्वायर, p क्या है? 0.4, 0.4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 0.6, 0.36, 2pq कितना है? मैम 0.4 0.6 मैम डी होगा फिर मैम मैम 0.6 ऑप्शन into डी होना चाहिए, क्योंकि मैम टोटल सम 1 आना चाहिए ना मैम। टोटल C सम से 1 आना चाहिए, एग्जैक्टली आ रहा है। सबका टोटल सम 1 आना चाहिए, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा देन। यस मैम मैम पर उसमें तो ए दिया ना, और हम पी प्लस सी का होल स्क्वायर से देखेंगे तब तो 1 ही आएगा ना मैम, अगर 0.24 लेंगे। नहीं 0.24 को लेंगे तो 0.76 आ रहा है मैम, 1 नहीं आ रहा। हाँ मैम 1 नहीं आ रहा। 2 मैम ए into है। ऑप्शन में तो ए दिया ना मैम। 0.48 है। इसको अगर हम ऐड करें 8 और 6 और 8, अच्छा 2 वाला ना देखो एक क्वेश्चन कराती हूँ मैं आप लोगों को। मैम इसमें मल्टीप्लाई 0.90 आएगा मैम इसका कम करेंगे तो मैम अगर हम नीचे वाले का सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? मैम जैसे कि और ऊपर वाले का सम? उस 0.76। मैम 0.76 आ रहा है। नीचे वाले का करने से नहीं आएगा मैम। मैम डी ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर हम सी वाले का कर रहे थे 0.76 आ रहा है और डी वाले का कर रहे थे 0.90 आ रहा है, तो फिर मैम 0.0 तो ज्यादा बी वाले का पूरा 1 आ रहा है मैम, होल 1।
यस मैम पूरा बना रहा है। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन रही हूँ आप सभी लोगों की मैं। इक्वेशन तो कैपिटल है प्लस स्मॉल है प्लस 2 कैपिटल है स्मॉल होती है ना मैम, ऐसे करेंगे तो टी का आएगा ही नहीं मैम, 1 सी का ही आएगा मैम 1। दोबारा बोला आपने, क्या बोला? मैम इक्वेशन तो कैपिटल है स्क्वायर प्लस प्लस 2 कैपिटल है स्मॉल है बनेगी ना, तो मैम ऐसे 2 से इनटू करेंगे तो मैम सी का आएगा मैम 1 तो आंसर। आएगा वन आंसर अगर हम 0.24। मैम डी होगा इसका आंसर, जैसे तरीका है। ऑप्शन होगा। डी ही होगा मैम, D क्योंकि होगा। p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, तो मैम q की वैल्यू मैम 1 माइनस 0.4 आएगा, तो 0.6 ही आएगा। मैम जो 2pq है वो होल फ्रीक्वेंसी है हेट्रोजाइगस की। सोचो और थोड़ा। मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना जहाँ आपने ये इक्वेशन दिखाई थी। मैम इसमें देखो कैपिटल है स्मॉल है 2pq है, यही तो बोल रही हूँ। यस मैम मैं भी वही बोल रही हूँ। जिन समझ कुंजन या दीपक ने क्या लिखवाया था? मैम बट ए इक्वल टू पी लिखवा रहा है और पी इक्वल टू मैम क्यू मैम स्मॉल ए इक्वल टू क्यू लिखवा रहे हैं, ऐसे तो मैम ये गलत नहीं हो जाएगा? मैम आपने जो लिखा था वो रिप्रेजेंटेशन है कि वो इस वाले फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ हमको हेट्रोजाइगस बोला है कि भाई हेट्रोजाइगस का क्या होगा, और हेट्रोजाइगस को हम क्या कंसीडर करते हैं? 2pq। यस मैम। यस मैम। मल्टीप्लाई बाय 2 करके नहीं निकालते, 2pq कंसीडर करते हैं। मैम अभी आपने आगे लिखा है पी क्यू इक्वल टू हेट्रोजाइगस। ऑप्शन डी होगा। ये हमको होमोजाइगस बताता है, ये हमको होमोजाइगस रिसेसिव बताता है, ये हमको पूरा का पूरा हेट्रोजाइगस बताता है। मैम आपने आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी लिखा है, आपने बस बताया है कि ये दिखाता है कि वो है। हाँ यस। मैम p स्क्वायर होगा ना, और q फ्रीक्वेंसी के लिए तो अलग स्क्वायर करेंगे और उसमें 2pq लगाएंगे। मैं आपने बस बताया कि यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मैम आपने ये तो उसमें डाला था ना, जो आपने टेस्ट दिया था उसमें क्या था आंसर मैम? चेक नहीं किया क्या था? मैम डी होगा, क्योंकि मैंने एक और ये क्वेश्चन किया था। ये होगा भाई इसका आंसर। मैम डी डी ही होगा। हाँ ही होगा। यस हाँ मैम। मैम डी होगा। ये होगा कैपिटल है। चलो मल्टीप्लाई 2 वाले भी बता रही हूँ ना, इक्वेशन कराते हो आप लोगों का डाउट सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन लिख लो खुद से, ये भी प्रीवियस ईयर का ही है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करना है, कहाँ पे नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ autosomal lethal genes is 0.4. Then the frequency of carrier in a population of 200 individual is. इसको बताना कर सकते हो क्या? मैम लीथर मतलब डोमिनेंट है या रिसेसिव है? लीथल का मतलब सीरियस जीन होता है, सीरियस वाले जो अपने आप को शो कर, मतलब डोमिनेंट ही समझ लो। मैम 0.48। सोचो आप लोग ही पहले। मैम इसमें 2pq निकालेंगे ना।
200 इंडिविजुअल का पूछा है इसने। मैम पर ये जो- पूछी तो फ्रीक्वेंसी है ना, इंडिविजुअल्स नहीं मैम पूछी। 96 आएगा। मैम 0.96 आएगा 200 इंडिविजुअल। अब मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि इन्होंने 100 इंडिविजुअल के लिए जब हम लिखते हैं ना, वो होती है इक्वेशन p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मतलब वही p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। अब इन्होंने लीथल जीन का 0.4 बोला है, तो मतलब यहाँ पे आपका क्या है, 0.4 का होल स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करके निकाल दो 0.4 प्लस q का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो q की वैल्यू आ जाएगी 0.6। और क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन द पॉपुलेशन ऑफ 200। कैरियर, कौन कैरियर बनेगा यहाँ पे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस वाला, क्योंकि ऑटोसोमल वाला केस दिया है इन्होंने, हेट्रोजाइगस में बनेगा। तो क्या निकाल देंगे, 2pq इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.6 इंटू 2, क्या आ जाएगा 0.48। ये 100 इंडिविजुअल के लिए आया। नाउ वी हैव टू फाइंड इट फॉर 200 इंडिविजुअल, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 0.96 आ जाएगा। आया सबको समझ में? तो जितने भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा नीट एग्जाम में या कल के टेस्ट में कर सकते हो। यस मैम। इसका आंसर बताओ। मैम बी। B2B। वाला देखो कितना Option. इजी क्वेश्चन 2016 में पूछा हुआ है। ये वाले क्वेश्चंस तो आप लोग कर ही लेना एक बार इनको कुछ से। अब आ जाओ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें हम लोग पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को, मैम लास्ट वाले का आंसर 0.96 नहीं आएगा, सिर्फ 96 आएंगे इंडिविजुअल्स। फ्रीक्वेंसी बतानी है बेटा। मैम मैंने सर्च करा अभी वो मैम इंडिविजुअल बताने हैं मैम। ऑप्शंस, अब वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जाएंगे ना फिर हम लोग, जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ होगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों को कोई ऑप्शंस नहीं दिए हुए थे। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन द पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल इज। फ्रीक्वेंसी पूछा बेटा, फ्रीक्वेंसी पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन में देखो ना एक बार। मैम वो बात सही है कि फ्रीक्वेंसी पॉइंट में आएगी, पर फ्रीक्वेंसी 0.48 ही आएगी, फिर उसको 200 से मल्टीप्लाई करके 96 इंडिविजुअल आएंगे। हाँ, इसको फिर 200 से मल्टीप्लाई करके, एग्जैक्टली 2 से मैम मल्टीप्लाई 200 करके से थोड़ी एवरी मैम 2 से करेंगे ना। 2 से करेंगे। 200 इंडिविजुअल्स के लिए निकालनी है। आपने 200 से कर दिया होगा तब 96 आया इसका आंसर। यस मैम। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर इन अ पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल, 200 इंडिविजुअल के लिए फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। 200 इंडिविजुअल के फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो 0 पॉइंट में ही आएगा। देखो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स मैंने आप लोगों को बता दिए थे, ये सारे के सारे। यस मैम। सीनोजोइक, मीसोजोइक, पैलेयोजोइक, मेसोजोइक, एम्फिप्री, कैम्ब्रियन, ये वाला। ये देखो इन्होंने बताया है पैलेयोजोइक, मेसोजोइक, ये वाला ना। तो इसको इतना ज्यादा डिटेल में मत लेना, सिर्फ जो मैंने सीक्वेंस बताया ना उस सीक्वेंस को याद रखना। उस सीक्वेंस में जो जो चीजें बोला था सिर्फ उतना याद रखना। उसके अलावा नहीं भी और कुछ करोगे तब भी चलेगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली उस वाले पॉइंट से तो बिल्कुल नहीं होगा जितना मैंने आपको करा दिया। अब अगर हम थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट देखें तो लास्ट में अगर आप लोगों को रिवाइज कराऊं तो हम सबसे पहले देखें, जैसे कि हमारे पास सबसे पहली सेलुलर लाइफ कब आई थी। 2 बिलियन ये ईयर सेलुलर लिख लो। 2 बिलियन ईयर आएगा। 3 बिलियन ईयर आएगा। बिलियन। मैम 3 बिलियन ईयर्स अगो तो नॉन सेलुलर आई थी ना। सेलुलर आई थी 3 बिलियन आएगा। ए सेलुलर आई थी बेटा, ए सेलुलर 3 बिलियन ईयर आएगा। मैम आपने पहले सेलुलर लिखा था। मैंने पहले सेलुलर लिखा था। नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता, सेलुलर 2 बिलियन ईयर मैम में अभी मैम आपने फिर ए लिख दिया उसके आगे। हमने फर्स्ट सेलुलर लिखा है। हाँ उससे बोल रहा, हाँ मैंने ए सेलुलर कर दिया उसको। ए सेलुलर 3 बिलियन ईयर आएगा, देन सेलुलर 2 बिलियन ईयर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ पे सबसे पहले कौन आया, ए सेलुलर के बाद आए, ए सेलुलर के बाद सेलुलर, सेलुलर के बाद सबसे पहले आए इनवर्टिब्रेट्स।
इनवर्टिब्रेट्स आए अराउंड 500 मिलियन ईयर एगो। फिर इनवर्टिब्रेट्स के बाद आए आपके वर्टिब्रेट्स, ये आए आपके 350 मिलियन ईयर एगो। और ये जो वर्टिब्रेट्स थे ये वर जॉलेस फिशेस, जॉलेस फिशेस थी। फिर इसके बाद जॉलेस थी तो फर्स्ट जॉ फिश कब आई? ये भी अराउंड आई थी आपकी 300 मिलियन ईयर एगो। एंड फर्स्ट जॉलेस फिश का तो क्वेश्चन है, जॉन फिश का एग्जांपल लिख लो। ये थी आपकी लैक्टिमेरिया या फिर लोबफाइन फिश या फिर कोइलो। सबसे पहले कहाँ पे इसको पकड़ा गया था फिश को? साउथ अफ्रीका। कब? मैम ये एक्सटिंक्ट हो गई थी ना, फिर पकड़ी गई हाँ, थी। ये एक्सटिंक्ट हो गया, मतलब सोचा जाता है थॉट टू बी एक्सटिंक्ट। लिविंग फोसिल इसको माना गया था, 1938 में मिली थी, लिविंग फोसिल इसको माना गया। फिर फर्स्ट जो फिश के बाद आए हमारे पास पहले एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस वाटर के अंदर रहते थे फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड सबसे पहले लैंड पे भी आए थे। फर्स्ट एम्फीबियन में कौन कौन हम कंसीडर करते हैं? फ्रॉग एंड सैलेमेंडर। देन इसके बाद अर्ली रेप्टाइल्स। अर्ली रेप्टाइल्स में उस टाइम पीरियड में जब आपके रेप्टाइल्स आए, आपके डायनासोर्स वगैरह एक्सटिंक्ट हो गए। एंड अर्ली रेप्टाइल्स में आपका कौन कौन था? बर्ड्स और मैमल्स। कुछ ने बर्ड्स बन गए, कुछ मैमल्स बन गए और कुछ रेप्टाइल्स वापस वाटर के अंदर चले गए। डायनासोर्स कौन से पीरियड में थे? जुरासिक पीरियड। ठीक है, सबसे बिगेस्ट डायनासोर टायरेनोसॉरस रेक्स। टायरेनोसॉरस। क्वेश्चन आता है बिगेस्ट। मैम एक बार पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये देखो, ठीक है मैम। ये हो गया आपका क्या लिख रहे थे? बिगेस्ट डायनासोर। बिगेस्ट कौन था हमारे पास? ये था सोरस रेक्स। कितनी हाइट थी इसकी? 20 फीट। 20 फीट। और ये भी जाके एक्सटिंक्ट हो गया था, टायरेनोसोर्स भी एक्सटिंक्ट हो गया था। कब एक्सटिंक्ट हुआ था? 65 मिलियन ईयर एगो। सडनली हमारे जितने भी डायनासोर सब एक्सटिंक्ट हो गए। कौन से टाइम पीरियड में एक्सटिंक्ट हुए? वो टेबल में लिखवा दिया था, क्रिटेशियस पीरियड में। क्रिटेशियस पीरियड के अंदर आपके आके ये एक्सटिंक्ट हो गए। अब पहले पता है क्या होता था? देखो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे अर्ली रेप्टाइल्स वाला लिखवाया, तो जब ये रेप्टाइल्स आए थे ना तभी हमारे टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल्स, बहुत सारे एनिमल्स आने शुरू हो गए थे। लेकिन उस टाइम पे वो एनिमल्स एग्जिस्ट क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि डायनासोर्स उस टाइप पे डोमिनेंट थे, वो सारे के सारे छोटे छोटे एनिमल्स को खा जाते थे। इसलिए उस टाइम पे कोई भी रेप्टाइल बच नहीं पाता था एक्सेप्ट डायनासोर्स। अब जैसे कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? उसके बाद हमारे पास जितने भी रेप्टाइल्स थे वो आने शुरू हो जाएंगे। हमारे पास मॉडर्न बर्ड्स आ गई थी उस टाइम पे। फिर आपके पास मैमल्स आने शुरू हो गए थे। आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स आने शुरू हो गए थे। यस मैम। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म, ये सब आने स्टार्ट हुए जस्ट आफ्टर द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, ये सब हमारी अर्थ पे आना शुरू हो गए। जैसे कि आप ट्राइबोलाइट, याद है ट्राइबोलाइट किस में लिखाया था मैंने आप लोगों को? कौन से पीरियड में थे ट्राइबोलाइट्स?
टेबल भूल गए हो? मैम प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन पीरियड में थे ना ट्राइबोलाइट्स, ऐसे दिखते थे। मैम जॉलेस फिश देखो कैसी दिख रही है। मैम वो मैम बहुत डेंजर लग रही है। ये जॉलेस फिश। फिर उसके बाद हमारी फर्स्ट जॉ फिश आई, लॉब फाइन फिश। धीरे धीरे इसने अपने अंदर चेंजेस किया और एम्फीबियन में कर, अर्ली एम्फीबियन इसको बोला गया। फिर हमारी यही फिशेस देखो, ये वाला लॉब फिश का हमने बोला ना लिविंग फॉसिल की तरह मिली थी, ये भी यस मैम यस मैम। सभी लोग इसके फोसिल्स लॉब फाइन के ऐसे फोसिल्स देखने के लिए मिले थे हमको ऑयलोकैंथ के। देन हमारे पास डायनासोर्स, ये आपका इस्थायोसॉर्स, ऐसे आपको डायनासोर्स दिखते थे उस टाइम पे। टायरेनोसोरस रेक्स कितनी हाइट? 20 फीट। 20 feet. ये ह्यूमन इवोल्यूशन आपको, एक बार ये दो चार्ट देख लो, ये वाले दो चार्ट है आपके एनसीईआरटी के जो मैक्सिमली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। अब इन चार्ट को समझने का सिंपलेस्ट तरीका देखो, ये ABCD ये तो हमारे वो 4 पीरियड्स हैं, 4 पीरियड्स हैं ये। सबसे पहले देखो क्या हुआ, 350 मिलियन ईयर एगो में आपके कौन थे? अर्ली रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हुए। अर्ली रेप्टाइल्स से ही देखो ये जो लाइंस बन रही है ना, ये लाइंस हमको रिलेशन दिखा रही है कि इससे क्या क्या बना होगा। अर्ली रेप्टाइल्स से अगर आप देखो हमारे पास क्या है, सौरोप्सिड्स आए। फिर सौरोप्सिड से ही हमारे पास साइनेप्सिड आए। साइनेप्सिड ने आगे जाके देखो क्या बना रखे हैं हमारे पास, मैमल्स बनवा रहे हैं। सौरोप्सिड ने आगे जाके टर्टल्स बनवा रखे हैं। सौरोप्सिड से ही लिजार्ड्स कहीं ना कहीं आई है। सौरोप्सिड ही आपका किससे कनेक्टेड है? आपका ये साइनेप्सिड से भी कनेक्टेड है। ये साइनेप्सिड है, दिस इज आपका पैरिडासोर्स, ये भी एक्सटिंक्ट हो गया था। फिर सौरोप्सिड से ही आपके कहीं ना कहीं टोटेरस, स्नेक्स, ये सब के सब डेवलप हो रहा है। देन आपका यहीं पे आपको दिखा रहा है क्रोकोडाइल्स, आपका साइनेप्सिड से आ रहा है। साइनेप्सिड से ही आपके डायनासोर्स आए हैं। डायनासोर्स कौन से पीरियड में मैंने आपको बताया था एक्सटिंक्ट हुए, मतलब कौन से कितने मिलियन ईयर एगो? 65 ना? 65 मिलियन ईयर ऑफ क्रेटेशियस। 65 के अराउंड ही दिख रहे हैं। यस मैम 65 मिलियन ईयर एगो आपके एक्सटिंक्ट हो गए थे। वही पीरियड कौन सा हो गया यहाँ पे? Cretaceous period. क्रिटेशियस। क्रिटेशियस तो एरा होगा ना या पीरियड होगा? Cretaceous क्रिटेशियस पीरियड है। एरा कौन सा है? मीसोजोइक। Mesozoic। ऐसे ही आपका थेराप्सिड, ये भी एक्सटिंक्ट हो गए थे। देन आपके बर्ड्स, मैमल, सिर्फ ये चार्ट दिया हुआ, इससे क्वेश्चन नहीं आते, बहुत रेयर होता है। सिर्फ सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि डायनासोर्स कौन से पीरियड में एक्सटिंक्ट हुए, डायनासोर्स कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे थे। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। सेम आपका इस वाले चार्ट से क्वेश्चन आता है। इस वाले चार्ट में भी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फ्लो बता के रखते हैं ये कि एग्जैक्टली कौन से टाइप के ऑर्गन। जैसे अगबी के टाइम पे हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ते हैं। प्लांट किंगडम में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायो के अंदर ही धीरे धीरे वेस्कुलर बंडल्स आए तो टेरिडोफाइट्स बने। फिर टेरिडोफाइट्स से आपके जिम्नोस्पर्म्स बने, धीरे धीरे सीड बनने शुरू हुए। फिर सीड्स के ऊपर कोटिंग आना शुरू हुआ तो आपके एंजियोस्पर्म्स आए। ये भी एक सीरीज बताता है। और टेरिडोफाइटा से पहले हमारे पास क्या थे, एल्गीज थी। तो बोलते हैं कि भाई क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स थे, क्लोरोफाइटा के एंसेस्टर्स। उससे ही हमारे ट्रैक्यूफाइटा बने। ट्रैक्यूफाइटा से अगर आप देखो क्लोरोफाइटा और ट्रैक्योफाइटा के बीच में कहीं हमारे पास ब्रायोफाइटा, बिकॉज ट्रैक्योफाइटा वो है ना जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स आ जाएंगे। और इसी के बीच में हमारे ब्रायोफाइट्स आए जिसके अंदर कोई वेस्कुलर बंडल्स नहीं थे। फिर ट्रैक्योफाइटा से आपका राइनिया टाइप्स प्लांट्स है, मतलब जिम्नोस्पर्म टाइप के प्लांट। इसी के बीच में हमारे पास क्या हमको देखने के लिए मिलता है, आपके एर्बोरिसेंट्स, आपके हर्बेशियस लाइकोपोड्स, ये सब। फिर आपका याद करनी है? नहीं याद नहीं करनी है, सिर्फ जो जो चीजें याद करनी हो आप लोग को लिखवा दो। फिर आपका साइलोफाइटोन, साइलोफाइटोन से ही आपके सिनोप्सिड, आपके फर्न्स, जिंकगोस, कॉनिफर्स, साइकेड्स, ये लीटेलीज, आपका प्रोजिम्नोस्पर्म, द सीड फर्न्स आए उनसे। फिर आपके एंजियोस्पर्म्स डेवलप हुए। ये पूरा का पूरा, बिकॉज हम लोगों को ट्रेंड तो देखो याद रहता ही रहता है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये तो एक ऐसे ट्रेंड है जो नहीं भूल सकते ना आपके टाइम में हम लोग। यस मैम अब देखो क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्वेश्चन किस टाइप का इसके अंदर से आ सकता है। वैसे बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आ सकता है
कि भाई हमारे आज के टाइम में सीडेड प्लांट्स या फिर फर्न्स, सीडेड प्लांट्स हो गए या फिर फर्न्स हो गए, किससे डेवलप हुए हैं, किससे डेवलप हुआ है। जैसे कि आपका कोई ऑप्शंस में दे दिया राइनिया से डेवलप हुआ है, साइलोफाइटोन से आए हैं, या फिर ट्रैकियोफाइटोन से आए हैं, या फिर आपका जूस्टेरोफाइलॉन से आए हैं। मतलब ये नीचे वाले हैं ना जो ऑप्शंस में, जनरली आपको ये मिलेंगे हमेशा, और ऊपर वालों के बारे में पूछ लेंगे। अब इसको थोड़ा सा क्लियर करके समझते हैं। लेट्स सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई हमारे पास जो फंड्स है वो किससे डेवलप हुआ है, तो फंड आप देख रहे हो किससे डेवलप हुआ है, फाइटोन। साइलोफाइटोन से डेवलप हुआ है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया लाइकोपोड किससे डेवलप हुआ है, कहीं ना कहीं राइनिया टाइप प्लांट से। यस अगर आपसे पूछ ले जूस्टेरोफाइलम से या फिर ऑप्शन में लेट्स सपोज, बिकॉज आप देख रहे हो इसके बीच में है ये, यस मैम है ना। तो अगर आपको ऑप्शन में जूस्टेरोफाइलम मिला, पूछा लाइकोपोड किससे डेवलप हुआ है, तो आप ऑप्शन क्या लगाओगे, तो पहला चीज याद रखना, देखो एनसीईआरटी बुक लेके बैठे होंगे ना सबके सब, अपना हाईलाइट कर लो। फर्न याद करना है, फर्न किससे डेवलप हुआ, साइलोफाइटन से। लाइकोपोड किससे आए, लाइकोपोड आए जूस्टेरोफाइलम से, जूस्टेरोफाइलम से। सीड फर्न किससे आए, ऑप्शन में अगर प्रोजिम्नोस्पर्म है तो प्रोजिम्नोस्पर्म लगा देना, नहीं तो साइलोफाइटन लगा के आना, ठीक है। कॉनिफर्स आपसे पूछ लिया, कॉनिफर, जिंकगो, आपका नीटेलिस, ये सब साइलोफाइटोन्स है। देखो ऑलमोस्ट सारे साइलोफाइटोन से आ रहे हैं ये वाले। सिर्फ याद क्या करना है आपको, लाइकोपोड याद करना है, जूस्टेरोफाइलम वाला। बाकी कुछ भी पूछ ले डायरेक्ट क्या लगा के आ जाना, साइलोफाइटन लगा के आ जाना, क्योंकि साइलोफाइटन सबसे मोस्ट मॉडर्न वाला है, और इसके बीच में डायरेक्टली सब बीच वाले टाइम पीरियड में निकल के आ रहा है, डायरेक्टली कोई नहीं है। डायरेक्टली में सिर्फ ये जूस्टेरोफाइलन। तो लाइकोपोड याद रखना, जूस्टेरोफाइलन, और बाकी स्पॉन पूछ ले, सीड वाला पूछ ले, जिंकोस पूछ ले, कॉनिफर पूछ ले, सिंपली साइलोफाइटन। क्लियर? यस मैम। ये हमारा डन। अब आ जाते हैं हम ह्यूमन इवोल्यूशन के ऊपर। अब ह्यूमन इवोल्यूशन में सिंपली देखो समझना, सबसे पहले ह्यूमन इवोल्यूशन में हमारे पास प्रेजेंट थे कौन, प्राइमेट्स। किसी को कहीं जाने की जल्दी जल्दी तो नहीं है? नो मैम। कुछ मैक्स 1 आवर या 40 मिनट और समझ लो, लेंगे आपका, देन चैप्टर फिनिश। सबसे पहले प्राइमेट्स आए, ठीक है। प्राइमेट्स धीरे धीरे डेवलप होके बने प्रोसीमियंस में। अब देखो अभी तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन जब आप लोगों को फ्री टाइम मिलेगा ना, तो जितने यहाँ पे टर्म्स लिखवा रही हूँ मैं, प्राइमेट्स कैसे दिखता है, प्रोसीनियंस कैसे दिखता है, गिबोन्स आगे टर्म दिखा, एक बार 1 बाय 1 करके सबकी गूगल पे इमेजेस देख लेना, तो फिर टर्म्स याद रखना इजी रह जाता है, अगर एक बार आपके माइंड में इमेजिनेशन बन जाए उसकी। कर लोगे इतना? यस मैम प्रोसीनियंस में जैसे कि एग्जांपल आपका लेमर या फिर आपका लायन, इस टाइप के एनिमल्स। फिर धीरे धीरे प्रोसीवियन से आपके आए सीवियंस। सीमियंस के अंदर जैसे कि आपके मंकी, फिर आए ह्यूमंस। मंकी के अंदर भी 2 वैरायटीज थी, एक थे हमारे पास स्पाइडर मंकी, एक थे हमारे पास रीसस मंकी, जो सबसे ज्यादा रिलेट करते थे किससे, क्लोज टू ह्यूमंस से, ह्यूमंस। से वो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव बताया गया था। एप्स जो थे, एप्स के अंदर 4 टाइप के कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिले। गिबॉन, ओरेंगुटन, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी।
इनका ब्रेन कैपेसिटी लिखो कितना था, 100 सीसी, इसका था 400 सीसी, गोरिल्ला का था 550 सीसी, चिंपैंजी का था 400 सीसी, एंड चिंपैंजी को ही क्लोज टू ह्यूमंस माना गया था। यस मैम। मैम ह्यूमंस का 900 या 1000 सीसी होता है। ह्यूमंस का, हाँ ह्यूमंस का इनके कंपैरिजन में ज्यादा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई चिंपैंजी और ह्यूमंस के अंदर कैसे इन्होंने रिलेशन पता करा। इन्होंने देखा ह्यूमंस और चिंपैंजी, चिंपैंजी के अंदर अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 48। अब आप बोलोगे मैम ह्यूमंस में तो 46 होता है। यस मैम। तो ये माना गया था कि भाई पहले 48 क्रोमोसोम्स थे चिंपैंजी में, लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनके अंदर 48 में से किसी 2 क्रोमोसोम ने फ्यूज कर लिया किसी अलग क्रोमोसोम्स के साथ, और फ्यूज करके टोटल 46 क्रोमोसोम्स वाले ह्यूमंस बन गए। कैसे पता चला? क्योंकि ह्यूमन का क्रोमोसोम और चिंपैंजी का क्रोमोसोम नंबर 3 and 6, क्रोमोसोम नंबर 3 and 6 बिल्कुल सिमिलर था। दोनों के अंदर डीएनए कंटेंट भी, दोनों का पैटर्न भी, दोनों की शेप, एवरीथिंग वाज सिमिलर। इस वजह से बोल दिया था इन्होंने कि भाई जो चिंपैंजी है वो ह्यूमंस के ही एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, फिर ह्यूमंस के अंदर चेंजेस आए। कैसे? सबसे पहले आए रामा शिवा पाइथिकस, मैम ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। पहले तो ड्रायोपिथेकस आए थे ना, रामापिथेकस से। रामा से पहले भी हाथ ड्राई वाले थे, वो भी पैटर्न लिखा। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस जिसको हम आपका एप मैन बोलते थे। देन प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक के अंदर भी 2 चीजें आएंगी, होमो लाइबिलिस, इरेक्टस। फिर मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन में जैसे कि आपका नेंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन, देन होमो सेपियंस। आया समझ में? दिस इज होमो हैबिलिस। यस किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? आई गेस हमारे पास 12th वाले बच्चे कम आए हैं ना, यस मैम। मे बी शायद इस वजह से मैंने सिर्फ कैजुअल ग्रुप में लिंक शेयर किया। सारे बच्चे आई गेस नहीं होंगे कैजुअल में। फिर दीपांशु भी आता था क्लास में, जो नया बच्चा ज्वाइन हुआ वो भी नहीं है। मैम ये क्रू मैन क्या लिखा मैम सेंटर में जो मॉडर्न क्रो-मैग्नन, अब इसके आगे वाला पार्ट जो है ना एनसीईआरटी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ओरिजिनल इवोल्यूशन ऑफ मैन मैम। उसमें तो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यस मैम। मैम क्लास और कितनी होगी, कितनी देर और? बेटा चैप्टर फिनिश करेंगे। मैम टाइम बता दो कितनी देर? टाइम हम मान के चलो भी 11। ओके मैम। मैम मेरे नियर बाय कुछ स्टूडेंट है 11th 11th में ज्वाइन होना चाहते हैं। सुप्रिया एंड में बात करेंगे बेटा। लिख लिया था ना वो सारा? यस मैम। मैम स्क्रीन से ले गया आपके। एनसीईआरटी शेयर कर। ओके मैम। आप लोगों के पास तो अपनी एनसीईआरटी बुक होगी, इससे तो आप मैच ही कर रहे होंगे। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा ही कर लिया, अडेप्टिव रेडिएशन वगैरह ये सब। ये वाला पॉइंट रह गया सिर्फ हमारा। यस मैम। ये थोड़ा ऑस्ट्रेलियन मास में वैसे ये तो बहुत इजी सा है, छोटा सा ही पॉइंट दे रखे हैं तो हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन हो गया। आर्डर वेनबर्ग के डायग्राम याद रखना, डायग्राम देके पूछ लेते हैं आपसे, फाउंडर इफेक्ट वगैरह चीजें। एंड
ये दोनों ग्राफ समझा दिए मैंने आप लोगों को। इसमें पीरियड्स भी लिखे हैं, कार्बोनिफेरस वाला पीरियड्स है, पर्मियन, ट्रायसिक सब दिखाई दिया है। ये भी हो गया। अब आ जाओ ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ मैन पे। देखो ध्यान से समझना आप इस वाले पॉइंट को बिल्कुल। एनसीईआरटीज अपनी ओपन कर लो। अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो, ये कहानी कब से स्टार्ट हुई? 15 मिलियन ईयर एगो। सबसे पहले मैंने आपको बोला प्राइमेट्स आए, तो सबसे पहले कौन से प्राइमेट आए हमारे पास? ड्रायोपाइथिकस एंड रामापाइथिकस, जिसको मैंने आप लोगों को लिखवाया है रामा शिवापाइथिकस। यस मैम। उसी के अंदर ड्रायोपाइथिकस और रामापाइथिकस उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। दे वर हेयरली एंड वॉक्ड लाइक गोरिल्ला और चिंपैंजी के जैसे दिखते थे। इसीलिए हम लोगों ने बोला कि ह्यूमन से पहले एप्स आते थे, जिसके अंदर आपका गिबॉन, आपका गोरिल्ला, चिंपैंजी ये सारे थे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा इंसेस्ट्रल हिस्ट्री पता चलता है कि एक लाइन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर बोलता है कि हमारे पास रामापाइथिकस वाज मोर मैन लाइक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा मैन लाइक ज्यादा थे और कौन सा एप लाइक ज्यादा थे, या फिर उल्टा करके पूछ लेंगे और पूछ लेंगे विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और विच वन इज नॉट करेक्ट। ड्रायोपाइथिकस वाज मोर एप लाइक, रामा मैन लाइक, ड्रायो से याद रखना ड्रैगन लाइक, रामा राम लाइक, मैन लाइक। ठीक है, फ्यू फोसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन्स, मैन के जैसी, जैसे आज के टाइम में मैन है ना, ऐसी ही बोन्स कहाँ पे डिस्कवर हुई थी, कहाँ पे पाई गई थी? इथोपिया एंड टेंजानिया के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे मिली हमको ये बोन्स? इथोपिया एंड टेंजानिया के अंदर। फिर these revealed hominid features, hominid मतलब humans like features, leading to the belief that about 3 से 4 million year ago men like primates walk in eastern Africa। मतलब इससे हमें ये पता चला कि भाई 3 से 4 मिलियन ईयर एगो, मतलब 3 से 4 मिलियन साल पहले ह्यूमन लाइक कुछ फीचर्स थे, ह्यूमन लाइक कुछ इंडिविजुअल्स थे जो जिनको मैन लाइक प्राइमेट थे, जो ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर घूमते थे लोग। They were probably, लेकिन होमिनिड फीचर्स का क्या मतलब होता है? होमिनिड मतलब ह्यूमंस लाइक फीचर, जो आज के ह्यूमंस है ऐसे, क्योंकि जैसे आज के ह्यूमंस की बोन्स है ना, ऐसी बोन्स हमको मिली इथियोपिया एंड टेंजानिया के अंदर, अफ्रीका एंड यूरोप वाले एरिया में। ठीक है, लेकिन उनकी बोन्स को देख के ये पता चला कि भाई उनकी बोन्स ज्यादा बड़े साइज की नहीं मिली। तो पता चला कि वो जो लोग थे ना, दे वर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन 4 feet बट वॉक्ड अपराइट, सीधे चलते थे, हाइट 4 feet से ज्यादा। इसीलिए ना धीरे धीरे आज के टाइम में आप देख लो हाइट जो है लोगों की बहुत कम रहती जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि भाई एंसेस्टर्स वाले जो कैरेक्टर थे ना, वो 4 feet से ज्यादा हाइट वाले, वो ये डोमिनेटिंग होते जा रहे हैं आज के टाइम में, इसलिए हाइट ज्यादा नहीं मिलती किसी की भी। 2 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ? ऑस्ट्रेलोपाइथिकस प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। 2 मिलियन ईयर एगो ये पाया गया कि भाई जो ऑस्ट्रेलोपाइथिकस थे वो कहाँ पे रहते होंगे? ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड्स के अंदर रहते, ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड। एविडेंस कैसे मिला? एविडेंस शो दैट दे हंटेड विद स्टोन वेपन्स, वे स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे, बट एसेंशियली खाते क्या थे? फ्रूट्स थे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भाई कौन से वो एनिमल्स, कौन से वो ह्यूमंस थे जो स्टोन वेपन से हंटिंग करते थे और फ्रूट्स खाते थे? फ्रूट ईटिंग कौन थे? ऑस्ट्रेलोपाइथिकस। कितने साल पहले मिले? 2 मिलियन ईयर है। ऑस्ट्रेलोपाइथिकस किस एरिया में पाए गए? ईस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में। ठीक है, याद रखना है। एंड सम ऑफ द बोन्स अमंग द बोन्स डिस्कवर्ड वर डिफरेंट, मतलब जितनी भी बोन्स मिली उसमें से कुछ बोन्स थोड़ी सी डिफरेंट थी। वो क्या बताते थे? दिस क्रिएचर वाज कॉल्ड द फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड एंड वाज कॉल्ड होमो हैबिलिस। मतलब जो कुछ अलग बोन्स मिली ना, उन अलग बोन्स से हमने बोला कि ह्यूमन लाइक इंडिविजुअल्स थे जो बाइपेडल लोकोमोशन दिखाते थे। बाइपेडल मतलब 2 पैरों से चलते थे, उनको बोला गया क्या? होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी याद रखना है, कितना होता है? 650 से 800। क्या खाते थे? They probably did not eat meat, मीट नहीं खाते थे। CC is the cranial capacity,
ठीक है, तो Yes. कौन जो फ्रूट्स कौन खाते थे? ऑस्ट्रेलिया Australopithecus। वो कौन से एनिमल्स थे जो डिड नॉट ईट मीट, जो वेजिटेरियन थे? पहले वेजिटेरियन कौन मिले? होमो हैबिलिस। फॉसिल्स। फॉसिल्स कहाँ डिस्कवर हुए? जावा में 1891। 1891 fossils discovered in Java in 1981। ये बताया गया कि भाई होमो हैबिलिस के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आई होगी? Homo erectus. होमो इरेक्टस। Erectus। ठीक है, 1891 में रिवल हुआ, कहाँ पे मिला? जावा में, याद रखना। जावा मैन, इसीलिए हम इनको बोल देते हैं होमो इरेक्टस को। लिखना चाहो लिख लो, जावा में मिले, दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल देम जावा मैन। मैम ये जावा कहाँ पे है, कौन से देश में है? बेटा जावा आई डोंट नो कौन से देश में है मैम या इंडोनेशिया में है मैम। मैम ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, ऑस्ट्रेलिया में मैम इंडोनेशिया में है ना। इंडोनेशिया में है मैम। या आई थिंक दार्जिलिंग में भी सुना है मैंने है। इंटो है मैम। बीजिंग में तो पीकिंग मैन में जैसे है। वही देख लेंगे इसको, जावा किधर है। होमो इरेक्टस कब मिले ये? 1.5। अब तक कितना चल रहा था? अब तक कहानी 2 मिलियन ईयर एगो की चल रही थी। ठीक है, पहले 3.4 मिलियन ईयर एगो मिले मैन लाइक प्राइमेट, फिर 2 मिलियन ईयर एगो, फिर 1.5 मिलियन होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी 900 सीसी। देखो क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, 650 800 सीसी से 900 चली गई। मीट खाते थे, मतलब ये नॉनवेज थे। फिर उसके बाद आए नेंडरथल मैन, जिनका क्रेनियल कैपेसिटी 400 बढ़ गया। कितना? 400। कहाँ पे मिले? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के अंदर मिले। कब? 1 लाख से 40,000 ईयर्स पहले। 1 लाख to 40,000 ईयर्स पहले मिले। 1400 इनकी सीसी था। ये नेंडरथल मैन बिल्कुल किसके जैसे दिखते थे? होमो सैपियंस के जैसे दिखते थे। इनका स्पीच सेंटर बहुत ज्यादा डेवलप था, लिखा भी होगा यहाँ पे। ये लोग क्या करते थे? अपनी बॉडीज को प्रोटेक्ट, हाइड करना शुरू कर दिया था इन्होंने, उससे लीव्स वगैरह से, इन सब चीजों से कवर अप करते थे। और डेड बॉडीज को इन्होंने ब्यूरिड करना शुरू कर दिया था, दबाना शुरू। होमो सैपियंस एरोज इन अफ्रीका। होमो सैपियंस सबसे पहले कहाँ आए? अफ्रीका के अंदर आए, एंड अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मूव कर गए एंड डेवलप इनटू डिफरेंट रेसेस ड्यूरिंग आइस एज। कौन से है? 75,000 से 10,000 ईयर्स पहले मॉडर्न होमो सैपियंस एरोज हुए। अब यहाँ पे लिख लेना, इन्होंने लिखा हुआ नहीं है कौन से वाले में आपका। नेंडरथल मैन। नेंडरथल मैन पहले ऐसे मैन थे जिनके अंदर स्पीच सेंटर डेवलप हुआ था, मतलब उन्होंने बोलना शुरू किया था। और यहीं से हम लोग बोलते हैं सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। सिविलाइजेशन का मतलब इन्होंने रहने के लिए अपनी हट्स वगैरह बनाना शुरू किया, बॉडी हाइड करना शुरू कर दिया, और डेड बॉडीज को ब्यूरिड करना शुरू कर दिया। वी कॉल इट सिविलाइजेशन। ठीक है, फिर होमो सैपियंस आए आपका, कितने ईयर्स पे बता दिया। देन प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा था। केव आर्ट जैसे आप लोग आज के टाइम में भी सुनते हैं, बहुत पुराने एरियाज में आप कहीं पे जाओगे घूमने के लिए अच्छी अच्छी जगह पे, तो वहां पे आप लोगों को जो बड़ी बड़ी गुफाएं टाइप से होती है ना, उनके अंदर आपको आज भी पेंटिंग्स वगैरह मिलेगी। केव आर्ट वही लोगों के थ्रू हुई है। कौन केव आर्ट करते थे सबसे ज्यादा? क्रो-मैग्नन्स केव आर्ट करते थे। ठीक है, ये आपका इनका ब्रेनियल कैपेसिटी अगर हम बात करें ना, उसका इंसर्ट ने दिया नहीं हुआ, 1650 सीसी होता है इनका। 18,000 ईयर्स पहले ये डेवलप हुई थी। One such cave painting by prehistoric human can be seen at भीमबेटका रॉक शेल्टर in present district of 1650 सीसी थी या 16,500 सीसी? 16,000 थोड़ी ना हो सकती है, ये याद रखना है। पहली केव आर्ट कहाँ पे देखी गई थी? ऐसी मतलब एक केव आर्ट देखी गई थी आपका एमपी में। ठीक है, याद रख।
फिर नेक्स्ट आ जाओ, एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स, मतलब वो लोग से उन्होंने खाने पीने के लिए अपनी एग्रीकल्चर्स वगैरह करना शुरू कर दिया एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ। जितना भी सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपेंड इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री ऑफ ग्रोथ एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन स्टार्ट कब हुआ था? निएंडरथल मैन से और होमो सेपियंस तक आते आते फिनिश। ये पूरी कहानी आप लोगों को याद रखनी है। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, इसका शॉर्ट नोट्स आप लोग खुद से बनाओगे। एक Yes, पॉइंट लिखिए, होमो सेपियंस कौन थे, होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी क्या था, उनका कैरेक्टर्स क्या थे, कितने साल पहले वो मिले। ये वाले नोट्स आपको लोगों को बनाने बहुत जरूरी है। अब एक टॉपिक हमारा सिर्फ इसमें रह गया है विच इज एलन रूल। उसको चलो एनसीईआरटी से दिखाते हो। मैम कौन सा? वही एलन्स रूल, एलन्स और ये वाला mammals from colder climates, cold climates पे जितने mammals रहते हैं they have shorter ears and shorter legs। कौन से पेज नंबर पे है ये आपका एलन्स रूल? यही तो बोल रहे थे मैम। मैम यही तो एनसीईआरटी में है मैं मेरी एनसीईआरटी है क्या? मैं एनसीईआरटी में शायद नहीं हूँ क्या? नहीं में भी है। नई में है क्या एलन्स रूल? यस है। तो भाई पेज नंबर बताओ जल्दी से देख के। है तो वो यहीं पे ही है कहीं ना कहीं पे। मैम क्या ढूंढ रहे हो आप? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। एलन्स रूल, एलन्स। मैम एलेंस वो तो इकोलॉजी में है ना। नहीं इसमें भी आता है भाई, एक क्वेश्चन आता है इसमें। इकोलॉजी में उसको डिटेल में पढ़ता है, बट चलो यहाँ पे लिख ही लो उसको, जब मिलेगा देख लेना। क्या कहता है एलेन्स रूल? फ्रॉम मैम वो वाला तो नहीं जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं और शॉर्ट और थिकर लिम्स होती है? इम्पोर्टेंट। मैम ये हीट लॉस को बचाते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली, हीट लॉस को प्रिवेंट करता है बिकॉज सरफेस एरिया कम हो गया है ना। यस मैम। सरफेस एरिया कम होते ही हीट लॉस प्रिवेंट हो जाएगा। मैम अभी आपने डार्विन फिंचेस वाला भी तो नहीं कराया? करा दिया अभी डार्विन फिंचेस। मैम चैप्टर खत्म? मैम क्वेश्चन करा दो अब। क्वेश्चन ही कराऊंगी। अब आप लोगों का यहाँ पे ड्यूटी बनता है कि आप लोग ना इस वाले चैप्टर के थोड़ा सा वो कर लेना एनसीईआरटी। वैसे अभी मत करना, जितना मैंने देखो आप लोगों को करा दिया ना, आई डोंट थिंक इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। यस तो मैम। बस जितना मैंने करा दिया उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। अब चीटिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम। ये तो सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं जेनेटिक्स के। करो क्वेश्चन। मैम कल के टेस्ट का सिलेबस आपने ग्रुप पे भेज दिया है? नहीं, कल के टेस्ट का एक तो जेई वाला टेस्ट है। जेई वाले टेस्ट में वो वेक्टर, क्वांटम नंबर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो देना चाहोगे वो दे देना, और बाकी जो 12th वालों का है उसका भी ये मैसेज। ऑप्शन मैम ए ऑप्शन। मैम ऑप्शन ए। लॉक कर दे ऑप्शन ए को। यस हाँ मैम। कर दो। यस मैम। चलो नेक्स्ट,
फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन, भाई ये होमोलोगस एनालोगस गारंटेड है, इस पे तो क्वेश्चन आते ही आता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं मैम इस पे। कन्वर्जेंट मैम इवोल्यूशन। डी। एग्री? यस हाँ मैम। मैम। यस मैम डी है। मैम ए। तो ए मैम कर्ल एंड सो ऑन। ये होगा। मैम सी। सी सेकंड सी। बाकी और लोगों ने कर लिया ना क्वेश्चन, या फिर जो यही लोग बोल मैम रहे हैं? एनसीईआरटी निकालिए। सबके सबको आंसर करना है, बट चैट सेक्शन में तो बहुत ही कम बच्चे हैं। मैम माइक पे बोल रहे हैं। चलो कुछ ये बताओ। मैम ए होगा। ए मैम। मैम होमोलोगस। मैम ए होगा। ए। मैम ए होगा। फर्स्ट सेकंड मैम सी। करेक्ट सीक्वेंस बताना। सबसे पहले तो मोनोमर्स आए होंगे, फिर पॉलीमर, यस मैम। फिर प्रोटोबायंट्स बने। मैम मैम सी होगा। मैम सी होगा। मैम सी होगा मैम। सी है इसका। सी मैम। सी होगा। गलत हो गए। मैम ए होगा इसका, क्योंकि दोनों ही सही है। दोनों सही है मैम। Following are the मैम वो traits कीमोटोट्रॉफ लिखा है मैम। released कीमा ही तो organism. The Tapirona was non-green. अच्छा नॉन सबसे ग्रीन। पहले तो कीमो हेटेरोट्रॉफ्स आए थे, फिर उससे कीमो ऑटोट्रॉफ आए, यस फिर मैम। हाँ मैम। फोटोट्रॉफ आए। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कीमो ऑटोट्रॉफ से ही आए थे। इट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। पहले ऑटोट्रॉफिक ये थे जो कि H2S का यूज करते थे, H2O तो यूज करते ही नहीं थे, हाँ, ऑक्सीजन मैम। कैसे रिलीज करते? is incorrect about the characteristics of protobions. प्रोटोबायंट्स होते हैं ना कोर्स ऑफ इट, एंड प्रोटोबायंट्स की वो पता है एग्जैक्टली डेफिनेशन, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर द मॉलिक्यूल्स जो कि सराउंडेड होते हैं लिपिड मेम्ब्रेन के थ्रू, डी। सराउंडेड बाय लिपिड मेम्ब्रेन। मैम डी है। मैम डी। क्या इनकरेक्ट बताना है? हाँ, रिप्रोड्यूस तो कर ही नहीं सकते थे ये। हाँ मैम। Concept of chemical evolution is based on origin of life is C. सी। possible origin by combination of chemical and suitable environment is the issue. ये होगा मैम इसका। D है मैम मैम। डी। मैम डी होगा। आई ऑफ ऑक्साइड डी होगा मैम। यस मैम डी। Wings of bird के homologous structure. मैम wings of moth। मैम डी। D है मैम। डी। मैम डी होगा मैम। convergent मैम सी। मैम मैम डी। मैम डी। D मैम। मैम डी होगा मैम इसका। डी। करेक्ट। मैम डी। D मैम। बी। डी होगा। डी।
इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट डी ये नेचुरल ये हो रहा है। Natural selection. सिलेक्शन मैम डी। मैम इसका सी होगा मैम। होमोलोगस मैम जी, मैम। होमोलोगस मैम सी हो। सी। मैम डी होगा मैम इसका। नेचुरल मैम सी। मैम डी process wise organism with the different डी होगा, evolutionary डी। evolve similar radiation phenotypic मैम same phenotypic adaptation evolution eyes of octopus and eyes of cat ये तो अभी आया so था different होगा। pattern of ए structure होगा मैम, मैम ए ऑप्शन ए होगा। ए होगा मैम। पैरीपेटस किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है मैम डी तो होगा। Annelida arthropoda यस मैम peppered moth black color मैम डी dominant वाइट होगा डार्क हो मैम। गया था light color मैम डी होगा। नेचुरल so bougainvillea and मैम Homologous. होमोलोगस ऑर्गन मैम डी ऑप्शन होगा। Done. अब अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं सारे के सारे एमटीजी के पीवाईक्यूज थे इट मींस आप लोगों का चैप्टर सॉर्टेड पूरा का पूरा अब बस जितना मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया वो कर लेना किसी के भी मार्क्स कम नहीं आएंगे अच्छा एक बार मेरे को हैंड रेज करके बता दो जो बच्चे 12th वाली क्लास वाले बैच के यहाँ पे कितने बच्चे आइडिया लग जाए कितने बच्चे आए हैं सिर्फ 14 बच्चे आए हैं और कल की क्लास में कितने थे 34 अराउंड थे विदाउट ड्रॉप अ बैच यस मैम इट मीन्स हम लोगों ने कैजुअल ग्रुप्स में लिंक हमें कॉमन वाले ग्रुप्स में भी लिंक शेयर करना चाहिए था मैम कैजुअल ग्रुप Yeah. में तो सारे जुड़े हैं मैम सारे बच्चे तो ज्वाइन कर लिए कैजुअल ग्रुप ऑलमोस्ट सबने कर लिया था ना कल कैजुअल वाला ज्वाइन अराउंड यस मैम 64 या 84 बच्चे टोटल अराउंड कोई बात नहीं चलो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी सबको यस मैम रिकॉर्डिंग देख लेंगे हाँ ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी एक बार मैम और इनको इसके बाद इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ ले और आपके नोट्स तो हो जाएगा ना। आज मत पढ़ना एनसीईआरटी में आप लोगों को इस वाले चैप्टर की खुद से पढ़ाऊंगी एक बार और वो पढ़ाऊंगी ट्यूसडे वाली क्लास में ओके या फिर मैम अभी नहीं पढ़ेंगे काम करेंगे वापस से जब Okay, ma'am. रिवीजन किया करेंगे कुछ दिनों बाद तब कर लेंगे यस मैम ठीक है ठीक है अब तो ये हो ही गया है तो हम लोग नेक्स्ट वीक से फिर स्टार्ट कर लेंगे अपना 11th 11th का मैम मैम प्लांट फिजियोलॉजी कराना पहले। जी। प्लांट फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे यस मैम मैम पहले चलो बता फिर। देना। दीपक नहीं समझ आ रहा है क्या कौन बोल सा रही है। पढ़ा